गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 267 है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस और दूसरे स्टेट के जो पीसीएस हैं उसमें भी काम करेगी। बाकी इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 267 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दुनिया की सबसे बड़ी हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी जिसका नाम है एयरबस किस देश की है? जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, स्पेन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फ्रांस की कंपनी है एयरबस। अंग्रेज अमेरिका लगाकर इसको गलत मत कर दीजिएगा। जो बोइंग है वो है अमेरिका की, यूएसए की। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। तो एयरबस जो है वो फ्रांस की कंपनी है। ठीक है, और दुनिया के 50% जेट और यात्री विमान बनाती है। एयरबस के विमान दुनिया के लगभग सभी देशों में इस्तेमाल किए जाते हैं। एयरबस के जो बड़े कारखाने हैं, बड़े निर्माण कारखाने हैं, वो हैं फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में और स्पेन में। एयरबस की स्थापना हुई थी 1970 में। और जो बोइंग है, बोइंग भी दुनिया की प्रमुख यात्री विमान निर्माता कंपनियों में से एक है। और बोइंग इससे पहले स्थापित हुई थी 15 जुलाई 1916 को। ठीक है, अमेरिका के वॉशिंगटन के सिएटल में विलियम बोइंग ने उसकी स्थापना की थी। बोइंग का जो कॉरपोरेट मुख्यालय है वो है शिकागो के इलिनॉइस में, यानी यूएसए में। और बोइंग दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनियों में से भी एक है। तो बोइंग है यूएसए की और एयरबस है फ्रांस की। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, यह नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। बाकी सब्सक्राइब रखेगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो स्टेटमेंट वाला प्रश्न है यहाँ पर। जर्मनी की लेखिका हान कांग को वर्ष 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है। कांग को वर्ष 2016 में उनकी कृति द वेजिटेरियन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था क्या? देखिए, हान कांग जो है वो जर्मनी की नहीं बल्कि दक्षिण कोरियाई लेखिका हैं, जिनको मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार या लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार 2024। तो गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करता है जेनी एर्पेनबेक, वो हैं जर्मनी की। दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं वर्ष 2016 में अपनी कृति द वेजिटेरियन के लिए हान कांग। तो बी है इसका आंसर। देखिए, दक्षिण कोरिया की लेखिका हैं ये हान कांग। वर्ष 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार का ऐलान दिए जाने का ऐलान किया गया इनको, या सम्मानित किए जाने का। यह सम्मान उनके काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया है। इनकी किताबों की बात करें तो द वेजिटेरियन अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला 2016 में इसके लिए। द वाइट बुक, ह्यूमन एक्ट्स और ग्रीक लेसन्स। हानकांग का जन्म हुआ था वर्ष 1970 में दक्षिण कोरियाई शहर गवांगजू में। और कांग को 2016 में उनकी कृति द वेजिटेरियन के लिए इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। द वेजिटेरियन एक उपन्यास है जिसमें एक महिला के मांस खाना बंद करने के फैसले के विनाशकारी परिणाम होते हैं। ठीक है, ये दिखाया गया है उसमें। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। वर्तमान में कौन सा देश हीरा यानी डायमंड का सबसे बड़ा उत्पादक पूछ रहा है, उत्पादक है? तो वो रूस है, सी है इसका आंसर। देखिए, रूस जो है वो हीरे के उत्पादन में दुनिया में सबसे बड़ा देश है। और रूस में हीरे का जो भंडार है वो 600 मिलियन कैरेट होने का अनुमान है। रूस की सबसे प्रसिद्ध जो हीरा खाद्यान्न है वो है मिर्नी खाद्यान्न। रूस में हीरा खनन के 95% से ज़्यादा हिस्से के लिए एलोरा नामक रूसी समूह जिम्मेदार है। अल्रोसा, अल्रोसा नामक रूसी समूह। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से भारत में हीरे के भंडार राज्यों की पहचान कीजिए। भारत में हीरे के भंडार कहाँ पर हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश तो होना ही चाहिए क्योंकि मध्य प्रदेश की जो पन्ना खाद्यान्न है
तो मध्य प्रदेश इसमें है, लेकिन बिहार झारखंड को हटा दीजिए। मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आंध्र प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, और उसके बाद मध्य प्रदेश भंडार में। तो भारत में हीरे के भंडार आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में पन्ना हीरे की खान है, जहां हीरे का उत्पादन होता है। वैश्विक स्तर पर यानी वर्ल्ड वाइड विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा उत्पादक देशों की पहचान आपको करनी है। देखिए, पवन ऊर्जा में प्रथम स्थान पर, सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान पर, ओवरऑल अगर नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी की, तो चीन ही प्रथम स्थान पर है। तो चीन है पवन ऊर्जा में पहला, अमेरिका है दूसरा और जर्मनी है तीसरा। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। तो पवन ऊर्जा उत्पादक देशों की बात करें तो चीन प्रथम स्थान पर है, अमेरिका दूसरे स्थान पर है, जर्मनी तीसरे स्थान पर है, और भारत जो है पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे स्थान पर है। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान अग्रणी भूमिका में है। जर्मनी पवन ऊर्जा के उत्पादन में तीसरे स्थान पर, संयुक्त राज्य अमेरिका पवन ऊर्जा के उत्पादन में दूसरे स्थान पर, और दुनिया में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है चीन। चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑन शोर विंड फार्म भी है, जो गोबी रेगिस्तान के बाहर गानशू प्रांत में है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। सौर ऊर्जा उत्पादन में विश्व में अग्रणी देश कौन सा है? तो चीन ही है, ये भी सी है इसका आंसर। भारत ने भी बहुत तरक्की की है पिछले कुछ वर्षों में। देखिए, सौर ऊर्जा उत्पादन में चीन दुनिया का अग्रणी देश है। वर्ष 2024 में चीन ने 584 बिलियन यूनिट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया था। वहीं भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में दुनिया में तीसरे स्थान पर है। साल 2023 में भारत ने 113 बिलियन यूनिट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया था। सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, भारत में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी वर्ष 2015 में 0.5% थी, जो वर्ष 2023 में बढ़कर हो गई है 5.8%। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन यानी रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? अक्षय ऊर्जा भी इसको बोलते हैं। चीन है, चीन। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में चीन दुनिया का अग्रणी देश है। चीन में सौर ऊर्जा उत्पादन और खपत में वैश्विक नेतृत्व है। वर्ष 2022 में चीन की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 393 गीगावाट से ज़्यादा थी, और वैश्विक नवीकरणीय बिजली के उत्पादन में चीन का योगदान है 31%। पवन ऊर्जा में चीन दुनिया का अग्रणी देश है। चीन में पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता है 221 गीगावाट। पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य पूछ ले तो कौन सा है? देखिए, तमिलनाडु तो है नहीं इसमें, तो गुजरात लगा दीजिए, ए है इसका आंसर। तो पवन ऊर्जा उत्पादन के मामले में भारत में गुजरात पहले स्थान पर। गुजरात में पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता 1,42,560 मेगावाट है, जो सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, गुजरात तमिलनाडु जो है आगे पीछे रहते रहते हैं हर साल। पवन ऊर्जा एक तरह की अक्षय ऊर्जा है यानी रिन्यूएबल एनर्जी, और पवन ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए पवन टरबाइन का इस्तेमाल किया जाता है। पवन ऊर्जा को विद्युत में बदलने के लिए पवन टरबाइन का घूर्णन किया जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो प्रेजेंट टाइम में गुजरात है, तमिलनाडु आ गया दूसरे पर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन निगेटिव देश कौन सा है? ठीक है, जो सबसे ज़्यादा कम पोल्यूशन करता है, ठीक है, कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं वहाँ के पेड़ पौधे, वो है भूटान। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो भूटान दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन नेगेटिव देश है। वहीं एक आइसलैंड है, ऑप्शंस में भी था ये नाम, दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र है इसके पास, जो सीधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। ठीक है, जो प्लांट करते हैं। दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के मामले में चीन प्रथम स्थान पर है। चीन दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है। चीन में दुनिया का 30.9% कार्बन उत्सर्जन होता है, सबसे ज़्यादा गंदगी फैला रहा है। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी में भी आ गया, सौर ऊर्जा में आ गया, पवन ऊर्जा में आ गया। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। चीन जो है पिछले 15 सालों से दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश बना हुआ है। वर्तमान में मोबाइल फोन के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है?
यही है चाइना। ठीक है, चाइना है दूसरे पर, मतलब प्रथम स्थान पर चीन है और भारत है दूसरा। भारत ने वियतनाम को पीछे छोड़ दिया, वियतनाम तीसरे पर चला गया। देखिए, चीन दुनिया में मोबाइल फ़ोन बनाने वाला सबसे बड़ा देश है, वहीं भारत है दूसरे स्थान पर। भारत वर्ष 2017 में भारत ने वियतनाम को पीछे छोड़ दिया था और दूसरा बन गया था विश्व में। वियतनाम हो गया अब तीसरा। दुनिया की कुछ प्रमुख मोबाइल कंपनियां जैसे कि सैमसंग, एप्पल, शाओमी, ओप्पो और वीवो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ ये बनाती है हर साल मोबाइल लाकर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को, 1 जून को, 1 फरवरी को, 1 अप्रैल को? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, जीएसटी सेवा दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई 2024 को। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, हर साल 1 जुलाई को देश भर में जीएसटी की व्यवस्था के कार्यान्वयन के उपलक्ष्य में वस्तु एवं सेवा कर दिवस मनाया जाता है। इसे 1 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था और यह एक बहुचरण अप्रत्यक्ष उपभोग आधारित कर प्रणाली है जो एक ही मद में कई घरेलू अप्रत्यक्ष करों जैसे कि सेवा कर, मूल्य वर्धित कर, उत्पाद शुल्क आदि को समाहित करती है। ठीक है, लेकिन पब्लिक की जेब से ही जाता है ये। ठीक है, रेस्टोरेंट वाले टैक्स लगाते हैं, पब्लिक की जेब से निकल गया, वो जीएसटी क्लेम कर देते हैं, टैक्स उनके पास वापस आ जाता है, लेकिन पब्लिक के पास नहीं आता वापस। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। 27 जून 2024 को किसे हिंदी साहित्य के विकास में उनके योगदान के लिए 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है? हिंदी साहित्य के विकास में उनके योगदान के लिए 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया। इनको ये सम्मान मिला है नेपाल में। इन्हीं को, इनका नाम है डॉक्टर उषा ठाकुर। ठीक है, डॉक्टर एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री इनको सम्मानित कर रहे हैं। ठीक है, ये कार्यक्रम हुआ था नेपाल में। तो बी है इसका आंसर। देखिए, डॉक्टर उषा ठाकुर को हिंदी साहित्य के विकास में उनके योगदान के लिए 12वां विश्व हिंदी सम्मान दिया गया। यह सम्मान उन्हें नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में दिया गया। डॉक्टर ठाकुर ने हिंदी और नेपाली में 40 से ज़्यादा कृतियों का अनुवाद किया है। अब आया है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, स्टेट पीसीएस का फेवरेट। वर्ष 2023 का सरस्वती सम्मान किसे मिला है? वर्ष 2023 के सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए गए हैं प्रभाव वर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। और 2022 का मिला था शिव शंकरी को, जो तमिल लेखिका थी। ये मराठी लेखक हैं, अंग्रेजी में भी लिखते हैं। प्रभा है, सॉरी। ठीक है, तो प्रसिद्ध हिंदी कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को वर्ष 2023 का सरस्वती सम्मान मिला है। यह सम्मान उन्हें उनके उपन्यास और रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया है। ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, किसको मिला है और उपन्यास का नाम क्या है? रौद्र सात्विकम। यह उपन्यास मलयालम भाषा में काव्यात्मक छंद में लिखा गया है। प्रभा वर्मा जो है अंग्रेजी और मलयालम दोनों भाषाओं में लिखते हैं। सरस्वती सम्मान की बात करें तो भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में उत्कृष्ट लेखन या कविता के लिए दिया जाने वाला सालाना साहित्यिक पुरस्कार है। और ये जो सरस्वती सम्मान है वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। वर्ष 1991 से दिया जा रहा है। पहला व्यक्ति जिसे सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था वो थे हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताश्री। सरस्वती सम्मान पाने वाली पहली महिला विजेता का नाम पूछ ले तो बालमणि अम्मा। ठीक है, ये नाम ऑप्शंस में भी था ऊपर। अब एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला है? और एक पूछता है अंग्रेजी के लिए। यूपी पीसीएस में तो हिंदी और अंग्रेजी इन्हीं में से पूछता है, वैसे तो मिलता असमिया में भी है और भी भाषाओं में मिलता है, लेकिन हिंदी अंग्रेजी का ज़्यादा पूछता है। तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया किसको? गौरव पांडे को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। अतुल कुमार राय को 2023 का हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भगवंत अनमोल को 2022 के हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हिमांशु वाजपेयी को
2021 के हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पर गौरव पांडे। तो देखिए ये है वर्ष, ये है कविता संग्रह, या उपन्यास होगा तो उपन्यास के लिए, ये है लेखक के नाम। और वर्ष 2024 गौरव पांडे को मिला, और इनकी कविता संग्रह उपन्यास का नाम क्या है? स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, ये भी पूछेगा, ये भी पूछेगा, कहीं से ही पूछ सकता है प्रश्न, दोनों को स्टेटमेंट बनाकर पूछ सकता है। बाकी 2023 के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार अतुल कुमार राय को मिला था। ठीक है, उनके उपन्यास का नाम है चांदपुर की चंदा। 2022 के लिए भगवंत अनमोल को मिला था प्रमेय के लिए, और हिमांशु वाजपेयी को 2021 के लिए मिला था किस्सा किस्सा लखनऊआ, मतलब लखनऊ के अवामी किस्से। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर 24 और 23 का ही है, खासकर 24 का। हिंदी का हो गया, अंग्रेजी पर आ जाइए। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला है? अनिरुद्ध, कानिशेट्टी, मिहिर वत्स, के वैशाली, मेघा मजुमदार। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित की गई हैं के वैशाली। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। अनिरुद्ध कानिसेट्टी को 2023 के लिए अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। मिहिर वत्स को 2022 के लिए अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। मेघा मजुमदार को वर्ष 2021 के लिए अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार के वैशाली को उनके संस्मरण का नाम क्या है? होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया। ठीक है, क्या है? होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया के लिए दिया गया है। ये संस्मरण है, अंग्रेजी भाषा में है, लेखक का नाम है के वैशाली, वर्ष 2024 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित महिला हैं। चलिए, तो ये 15 प्रश्न इंपॉर्टेंट थे, इनकी प्रैक्टिस एक से 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें मिलेंगे आपको 150 प्रश्न, और किसी टेस्ट में 100 प्रश्न भी होंगे। धन्यवाद। लेकिन पेड टेलीग्राम, उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा।